Hello everyone, good evening. I welcome you all to today's session, and in today's session we will talk about translation. From today onwards we will start translation. So today is an introductory class, and from tomorrow onwards we will complete it one step by step, and at the end we will discuss previous year questions and practice few questions so that you can develop confidence in yourselves that yes, after listening to my lectures you are able to solve the questions related to translation. So today there is an introductory class, then we will start translation in prokaryotes, translation in eukaryotes. जैसे हम आज तक करते आए थे उसी फॉर्मेट में इसको भी कंप्लीट करेंगे. आई एम शेल, योर एडुकेटेड ऑन CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी, एंड आप मुझे अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल्स अनअकैडमी CSI नेट लाइफ साइंस पे देख रहे हैं. मैं यहाँ पे डेली 7 PM पे क्लास लेती हूँ, एंड मैंने यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी ऑफ DNA, रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट एंड प्रोसेसिंग ऑफ RNA इतना कंप्लीट कर दिया है. आज से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा. सो लेट्स बिगिन. ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसलेशन का मीनिंग यही है कि उससे पहले हाँ मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ. ओके, लेट मी स्टार्ट द चैप्टर. प्रियंका, गुड इवनिंग बेटा. सो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है जिसमें कि mRNA से इंफॉर्मेशन प्रोटीन को ट्रांसफ़र हो जाता है, या mRNA का इंफॉर्मेशन हमें प्रोटीन के फॉर्म में मिल जाता है. DNA to mRNA एंड mRNA से प्रोटीन, दिस इज़ आवर सेंट्रल डॉग्मा. तो ये हो गया रेप्लिकेशन, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो mRNA में होता है वो कैसे प्रोटीन में, लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन में कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि ये ऐसा हो कैसे सकता है. इस प्रोसेस को वैसे तो ट्रांसलेशन कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि mRNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसमें और अमीनो एसिड्स में एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन मिलना मुश्किल था. ना न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो सीक्वेंस है वो कैसे अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो ये एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत अमेजिंग या बहुत ज़्यादा ऐसी बात थी जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट को काफ़ी टाइम लगा. तो इस मशीनरी को, ये मशीनरी जो है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, एंड दिस मशीनरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ mRNAs इनटू लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स, जो कि जिसमें कि क्या चीज़ें ज़रूरत होती है. एक mRNA की ज़रूरत होगी, एक tRNA की, एक अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज जो कि एंजाइम है, एंड राइबोसोम. तो 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है ट्रांसलेशन की मशीनरी में. क्या क्या? सबसे पहले तो एक mRNA का होना ज़रूरी है जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो. देन tRNA के मॉलिक्यूल का ज़रूरत है जो कि इन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में इंटरैक्ट करेगा. देन अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज की ज़रूरत है, द एंजाइम that helps to build the relationship between tRNA and amino acid and ribosome. तो ये राइबोसोम mRNA से डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है. tRNA जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है mRNA के ऊपर, उस बेसिस पे अमीनो एसिड्स को लेके आता है. एंड अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज tRNA का और अमीनो एसिड का जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाने में हेल्प करता है. ये पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे. ये अभी के लिए एज एन इंट्रोडक्टरी अगर एक स्टेटमेंट में बोलूँ तो यही है कि ट्रांसलेशन में हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: mRNA, tRNA, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंड राइबोसोम. तो द प्रोटीन कोडिंग रीजन्स ऑफ द mRNA, जो mRNA होता है वो पूरा के पूरा प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट होता है. या आप mRNA का स्ट्रक्चर मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, उससे आपको पता चल गया होगा. सो mRNA का एक सीक्वेंस, एक पोर्शन होता है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. So the protein coding region of the mRNA consists of an ordered series of 3 nucleotide long units called codons that specify the order of amino acids. मतलब अगर ये एक mRNA है, so let's suppose ये region है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, तो इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का सेट होगा जिसे हम कोडॉन बोलेंगे. एंड यही 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का जो सेट है ये कन्वर्ट होगा हमारे अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस के फॉर्म में, एंड हमें मिलेगा प्रोटीन. So this is the overall idea of the process of translation. Next slide की तरफ चलते हैं. अब जो mRNA का जो सीक्वेंस है 5 प्राइम से 3 प्राइम,
इससे इसका जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है जिसको हमने कोडॉन बोला, व्हाट इज कोडॉन? कोडॉन इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड्स, अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। सो जो इसका न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट कौन करेगा, इसके ऊपर बहुत समय तक साइंटिस्ट को, मतलब जो जिसके इसके ऊपर स्टडी करने के लिए बहुत टाइम लगा कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में डायरेक्ट इंटरैक्ट कौन करने वाला है। सो द आंसर इज टीआरएनएस। टीआरएनए प्रोवाइड द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द अमीनो एसिड्स, मतलब टीआरएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो कि कोडॉन्स और अमीनो एसिड्स के बीच में एक फिजिकल इंटरैक्शन करने में हेल्प करता है। मतलब ये अगर एमआरएनए है और ये हो गया हमारा कोडॉन्स का सेट या न्यूक्लियोटाइड्स का सेट, तो इसके साथ में राइबोसोम बाइंड करेगा एंड राइबोसोम जो है वो साइट क्रिएट करेगा जहाँ पे टीआरएनए लेके आएगा अमीनो एसिड्स को, और फिर वो अमीनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू कोडॉन्स, जैसा कोडॉन है वैसा अमीनो एसिड आएगा टीआरएनए लेके, एंड फिर उन अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा। तो टीआरएनए ही वो लिंकिंग रीजन है या कनेक्टिंग लिंक है जो कि अमीनो एसिड और कोडॉन के बीच में है, एंड यही वो चीज़ है जो कि फिजिकल इंटरफेस बनाता है एक अमीनो एसिड और एक कोडॉन के बीच में। और जो एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है, ये इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ में कपल करने में हेल्प करता है, क्योंकि टीआरएनए ही रिकॉग्नाइज करता है कि कोडॉन कैसा है। राइबोसोम तो वो साइट बनाता है। टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा और टीआरएनए और अमीनो एसिड की कपलिंग होगी बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, एंड आफ्टर दिस कपलिंग जो टीआरएनए है उसको अमीनो एसिड जब उसके साथ कपल कर जाएगा, टीआरएनए आएगा एंड टीआरएनए विल बाइंड विथ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस of the mRNA which we call as codons, and tRNA उसके साथ interact करेगा physically and it will leave the amino acid there, वो amino acid वहीं छोड़ के फिर वो सिस्टम से चला जाएगा। सो राइबोसोम वो सिस्टम बनाएगा, tRNA फिजिकल इंटरफेस या फिजिकल कॉन्टैक्ट एक तरह से बोल सकते हैं अमीनो एसिड और कोडॉन के बीच में है, एंड अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज tRNA को उसके पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ में कंबाइन करेगा ताकि टीआरएनए वो अमीनो एसिड लेके जा सके जो कोडॉन या जो न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए में है। द फाइनल मेजर प्लेयर इन ट्रांसलेशन इज द राइबोसोम। अब राइबोसोम का क्या इंपॉर्टेंस है? ये ऐसा मशीन है जिसमें कि आरएनए और प्रोटीन बोथ है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। व्हाट इज द राइबोसोम? राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ आरएनए, राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ आरएनए एंड आर proteins. The ribosome coordinates the correct recognition of the mRNA by each tRNA and catalyzes peptide bond formation. तो सिंपल ये बात ध्यान रख सकते हैं आप कि mRNA के ऊपर वो साइट क्रिएट हो रहा है राइबोसोम की वजह से। सो राइबोसोम कोऑर्डिनेट्स द करेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ mRNA बाय ईच tRNA। तो tRNA तो अपने साथ अमीनो एसिड लेके आया, अब ये tRNA इंटरैक्ट करेगा इन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में जिसके एक सेट को कहा जाएगा कोडॉन, हर एक सेट को कहा जाएगा कोडॉन। तो टीआरएनए आएगा इन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ इंटरैक्ट करेगा और उस हिसाब का अमीनो एसिड लेके आएगा। लेकिन ये जो लेके आ रहा है टीआरएनए अमीनो एसिड और इंटरैक्ट कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में एमआरएनए के, ये सारी चीज़ें हो रही हैं राइबोसोम की वजह से। तो राइबोसोम ही वो साइट क्रिएट कर रहा है। तो द राइबोसोम कोऑर्डिनेट्स द करेक्ट रिकॉग्निशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? It helps to form the peptide bond. It helps to form the peptide bond between the growing polypeptide and the amino acid attached to the selected tRNA. Of course, tRNA एक एक करके अमीनो एसिड लेके जब आएगा तो उन अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होगा, एंड ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन राइबोसोम्स की वजह से होगा। सो सिंपल, एमआरएनए हमारा वो इंफॉर्मेशन का सोर्स है। उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है हमें प्रोटीन के फॉर्म में, सेल को कन्वर्ट करना है प्रोटीन के फॉर्म में। साइट क्रिएट होगा राइबोसोम की वजह से, एंड राइबोसोम ही पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, एंड टीआरएनए एक एक अमीनो एसिड लेके आएगा इन अकॉर्डेंस विद द कोडॉन्स, एंड राइबोसोम इज द साइट वेयर द टीआरएनए इंटरैक्ट्स विद द कोडॉन्स, ब्रिंग्स द अमीनो एसिड अलॉन्ग विथ इट, और वो अमीनो एसिड वहाँ छोड़ के देन वो साइट को छोड़ के जाएगा, एंड अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा एंड हमें एक पॉलीपेप्टाइड मिलेगा, एंड ये सारी चीज़ें राइबोसोम की वजह से होंगी। एंड टीआरएनए को उसके अमीनो एसिड के साथ में जो कनेक्शन बैठने में या कपलिंग करने में हेल्प करेगा, दैट इज अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ ट्रांसलेशन। एंड एमआरएनए पूरा के पूरा कन्वर्ट नहीं होता है प्रोटीन में, एमआरएनए का एक पोर्शन होता है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ तक हमने इतना इन्फॉर्मेशन गैदर किया।
आगे बढ़ते हैं. Now let me tell you something about Unacademy. Unacademy is the largest platform where you can prepare yourselves for UGC CSI NET. My code is SHELL-K10. ये मेरा कोड है SHELL-K10. ये कोड यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिलेगा. एंड आप जब अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे आपको बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो उन फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए आपको ये कोड ही यूज़ करना पड़ेगा. क्योंकि अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे भी सारे एजुकेटर्स क्लास लेते हैं. जैसे कि मैंने कल 4 स्पेशल क्लासेस ली थी. तो अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री हैं वहाँ पे, एंड बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे क्विज. तो क्यों ना इन स्पेशल फ्री प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाए. तो आपको सिर्फ वो ऐप डाउनलोड करना है और मेरा कोड यूज़ करना है SHELL-K10. तो आप मेरी सारी क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे, मेरे रिलेटेड टेस्ट और क्विज को अनलॉक कर पाएंगे. देन आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 2 तरह की सब्सक्रिप्शन ऑफर करती है अनअकैडमी फॉर CSI UGC नेट, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस एंड आइकॉनिक में दोनों में क्लासेस एक तरह की होती हैं. क्यों? दोनों में लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज़ होते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होती है और स्ट्रक्चर शेड्यूल होता है. तो ये सारी चीज़ें दोनों में होती हैं. लेकिन आइकॉनिक में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो प्लस में नहीं है. जैसे कि एक पर्सनल कोच आपको आइकॉनिक में मिलेगा, जो आपको स्टडी प्लानर देगा, बाई वीकली रिव्यूज़ देगा, स्टडी बूस्टर सेशंस देगा, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल. सो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में मिलेंगे. देन प्लस एंड आइकॉनिक के ये बेनिफिट्स है. प्लस का सिर्फ इतना ही है, लेकिन आइकॉनिक की बात की जाए तो आइकॉनिक इंक्लूड्स दिस एज वेल एज दिस. तो सिंपल, आपको प्ले स्टोर में अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड करनी है. इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे. आप अपना गोल वहाँ पे पूछा जाएगा, आप गोल टाइप करेंगे CSI UGC नेट. देन आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा जाएगा कि आप प्लस लेना चाहते हैं या आइकॉनिक. तो आप टाइप करेंगे वो चीज़, आपको आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑफर. एंड आपके पास फिर लिस्ट आ जाएगी, प्राइस लिस्ट एंड सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन. आप पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन और प्राइस लिस्ट को क्लिक करेंगे तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. मेरा कोड है SHELL-K10. ये यूज़ करने से आपको 10% ऑफ भी मिलेगा. तो फिर आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए पूछा जाएगा, कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड पे. आप पेमेंट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बातें कर लेते हैं. प्लस की प्राइजेस यहाँ पे हैं. 1 मंथ का है 2900 एंड 3 मंथ्स का है 6250, 2083 पर मंथ. 6 मंथ्स का 11,600 टोटल एंड 1,933 रुपीज़ पर मंथ. 12 मंथ्स का है 14,500 टोटल, 1,208 पर मंथ. एंड 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ. ये है प्लस के चार्जेस. आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SHELL-K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. एंड आई विल बी योर मेंटोर इन प्लस सब्सक्रिप्शन. एंड आप अगर 6 मंथ्स एंड अबव का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप EMI में भी पेमेंट्स कर सकते हैं. EMI में पेमेंट करना इज़ हैजल फ्री, वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे. ये आइकॉनिक के प्राइजेस है. 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ. 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ. एंड 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ. आप यहाँ पे भी मेरा कोड यूज़ करेंगे SHELL-K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं. अब आप ये सोचते होंगे कि अगर YouTube पे 7 PM पे मैं क्लास ले ही लेती हूँ और ऐप पे मैं अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे मैं 5 PM पे क्लास लेती हूँ एंड आई एम टीचिंग प्रोटीन्स ओवर देयर which is very important and yesterday I took 4 special classes over there. तो आपको सब्सक्रिप्शन की क्या ज़रूरत है. सब्सक्रिप्शन में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा एग्ज़ाम से पहले. सो सिर्फ यूट्यूब पे और ऐप पे पढ़ लेने से आपको वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, ना ही आपको वो टेस्ट सीरीज़ और वो सारे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाएगा. तो आप ये सारे चीज़ें सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं. देन अगर आपको किसी भी एडुकेटर की कोई भी बात इनअप्रोप्रिएट लगती है या कोई भी स्लाइड इनअप्रोप्रिएट लगती है, सो यू कैन इन्फॉर्म दिस टू अनअकैडमी बाय डाउनलोडिंग अ फॉर्म. यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड अगर आप पहले होंगे उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने वाले तो आपको प्राइज़ भी मिलेगा. सो अभी तक हमने ट्रांसलेशन का एक बेसिक मैकेनिज्म देख लिया कि ट्रांसलेशन में हमें mRNA की ज़रूरत होती है, tRNA, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस एंड राइबोसोम. अब हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आज बात करेंगे मैसेंजर RNA या mRNA के बारे में. कल tRNA के बारे में बात करेंगे. देन वी विल एंटर इनटू इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. सो आगे बढ़ते हैं.
द ट्रांसलेशन मशीनरी, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि mRNA जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम ये बना है हमारे DNA से बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम का जो सीक्वेंस है mRNA का, दैट इज़ नॉट टोटली कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। इसका एक पोर्शन होता है खाली, ओनली ए पोर्शन ऑफ ईच mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। द प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ ईच mRNA इज कंपोज्ड ऑफ ए कॉन्टिग्यूअस नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग्स ऑफ कोडॉन्स, ये वर्ड्स को ध्यान दीजिए, कॉल्ड एज एन ओपन रीडिंग फ्रेम कॉमनली कॉल्ड एज ORF। तो ये क्या बात कर रही है, यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं कि mRNA का जो पोर्शन होता है जो कि प्रोटीन बनता है उसे कहते हैं प्रोटीन कोडिंग रीजन, और उसमें क्या होता है कॉन्टिग्यूअस, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है, नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग्स ऑफ कोडॉन्स। सो जो रीजन mRNA का प्रोटीन में कन्वर्ट होता है उसमें कॉन्टिग्यूअस नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग ऑफ कोडॉन्स होते हैं, जिसको कहा जाता है ORF या ओपन रीडिंग फ्रेम। मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, इजी होगा। देखिए यहाँ पे ये एक mRNA अगर है, ये प्रोकैरियोटिक mRNA है, ये यहाँ पे यूकैरियोटिक mRNA है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक mRNA में 5 प्राइम से 3 प्राइम पोजीशन है, देखिए, एंड इसका कौन सा रीजन प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है वो मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्ट है, फिर यहाँ पे स्टॉप, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टार्ट आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे स्टॉप, फिर यहाँ पे स्टार्ट, फिर यहाँ पे स्टॉप। ये रीजन्स ही कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में। रुकिए एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्टॉप, ये वाला वो पोर्शन है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी तो नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये RBS जो लिखा है वो तो नहीं हो रहा है, 3 to 9 बेसिस का जो डिस्टेंस है वो तो नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे स्टार्ट से स्टॉप, फिर यहाँ पे स्टार्ट से स्टॉप। सो ये रीजन को कहा जाएगा ORF ओपन रीडिंग फ्रेम। सो द पोर्शन ऑफ mRNA विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड एज ORF। पूरा mRNA कन्वर्ट नहीं होता है, जो पोर्शन कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। प्रोकैरियोट्स के केस में मैंने पहले भी बताया है कि एक mRNA से एक से ज़्यादा प्रोटीन बनने के चांसेस होते हैं, मतलब एक mRNA में एक से ज़्यादा ORF होगा, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में एक mRNA में सिर्फ एक ही ORF होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप, सिर्फ एक ही स्टार्ट स्टॉप का सीक्वेंस है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट क्या है स्टॉप क्या है मैं थोड़ी देर में बात करूँगी। तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि स्टार्ट हो गया वो रीजन जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, स्टॉप बंद होगा। सो प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही mRNA से रिलेटेड प्रोटीन्स बनने के चांसेस होते हैं। सारे ऐसा ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन मैक्सिमम mRNA जो होते हैं वो दे सिंथेसाइज या मैक्सिमम mRNAs आर ट्रांसलेटेड इनटू अ ग्रुप ऑफ या अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोटीन्स जिनका फंक्शन रिलेटेड होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही mRNA से एक से ज़्यादा प्रोटीन बनता है एंड दीज प्रोटीन्स हैव रिलेटेड फंक्शंस। एंड यूकैरियोट्स के केस में एक mRNA से एक ही प्रोटीन बनता है सिर्फ। तो प्रोकैरियोट्स के केस में द सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसलेशन, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स के केस में इट इज़ मोनोसिस्ट्रोनिक, क्योंकि सिस्ट्रोन वो रीजन कहते हैं विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। तो mRNA में एक से ज़्यादा सिस्ट्रोन है, प्रोकैरियोट्स के केस में mRNA में एक से ज़्यादा सिस्ट्रोन है, यूकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक ही सिस्ट्रोन है। तो इसी सिस्ट्रोन को या ये जो सीक्वेंस है इसी को कहते हैं ORF ओपन रीडिंग फ्रेम। और एक ORF में क्या प्रेजेंट होता है, कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रिंग ऑफ कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कोडॉन क्या है, ए सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। सो लेट्स सपोज AUG, UUU, UAC, CCC, इस तरह से बहुत सारे कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे। एंड ये जो कोडॉन्स होंगे इनका 2 कैरेक्टर अभी पता चला हमको, क्या क्या, कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन ओवरलैपिंग। कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है जब बाउंड्रीज हो, जिसकी जो हम लोग का जो यूनिट है, यूनिट्स का बाउंड्री जो हो वो पास पास में हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे यूनिट क्या है, एक कोडॉन। व्हाट इज वन कोडॉन, आपको पता है, सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये एक कोडॉन है, देखिए ये सेकेंड कोडॉन, ये थर्ड कोडॉन, ये फोर्थ कोडॉन। तो ये जो हमारा रीडिंग, ये जो हमारा यूनिट है, ये यूनिट के बाउंड्रीज पास पास में है।
लेकिन ये रीड कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूस का मतलब तब होता है जब हम इसको इस तरह से रीडिंग करते हैं, ए यू जी यू 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 ए सी सी सी, मतलब ए यू जी यू इस तरह से सेट नहीं बनाते। अगर इसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं तब हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस। लेकिन मैं अगर बोलूँगी ए बी सी डी ई एफ, तो ये हो गया कॉन्टिज्यूअस। कॉन्टिज्यूअस का मतलब बाउंड्रीज होंगी, जो हमारा यूनिट है उसमें बाउंड्रीज होंगी। तो यहाँ पे हमारा बाउंड्री क्या है? तीन न्यूक्लियोटाइड का एक बाउंड्री हम बना रहे हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच इज़ 1 कोडॉन। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेट है इसको हम बोल रहे हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 1 कोडॉन, और हर कोडॉन का बाउंड्री है एंड इस वजह से इसको कॉन्टिज्यूअस बोल रहे हैं। नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, ए यू जी अलग है या ए अलग है, यू अलग है, जी अलग है, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग करके नहीं जा रहे हैं। सो ORF का मीनिंग क्या है? द पोर्शन ऑफ mRNA विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ contiguous non-overlapping sequence of या strings of codons. I hope आप लोग की बात क्लियर होगी। पवनदीप बेटा, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो ORF किसको कहते हैं आप लोगों को समझ में आया? ORF मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम, और डिटेल में भी पता चलेगा। ओपन रीडिंग फ्रेम मतलब वो पोर्शन mRNA का जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होगा एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्टिजियस नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग ऑफ कोडॉन्स। ठीक है, तो ईच ORF स्पेसिफाइज अ सिंगल प्रोटीन, मतलब हर ORF का मतलब होता है एक प्रोटीन, एंड हर ORF में क्या क्या होता है? एक स्टार्ट सीक्वेंस एंड एक स्टॉप सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ईच ORF स्पेसिफाइज अ सिंगल प्रोटीन एंड स्टार्ट्स एंड एंड्स एट इंटरनल साइट्स विद इन द mRNA। अभी हमने देखा कि mRNA में अंदर की तरफ ही होता है एक स्टार्ट और एक स्टॉप। जैसे कि यूकैरियोट्स के केस में आपको याद होगा, देख लेते हैं, डायग्राम ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए ये इंटरनल सीक्वेंस है ना, स्टार्ट स्टॉप। टर्मिनल में यहाँ पे क्या है? 3 फॉस्फेट है। ये सब मीनिंग मैं समझाऊंगी थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे कैप है, स्टार्ट स्टॉप, तो ये इंटरनल सीक्वेंस है। तो ORF में ORF एक इंटरनल सीक्वेंस होता है mRNA का, यहाँ पे यही बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ट्रांसलेशन होता कहाँ से स्टार्ट है? 5 प्राइम एंड ऑफ द ORF एंड 3 प्राइम एंड में ख़त्म हो जाता है इन बैक्टीरिया। अच्छा, अब ये ORF में स्टार्ट और स्टॉप का मतलब क्या है? ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप का मतलब है एक स्पेशल कोडॉन। ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन हमेशा स्पेशल कोडॉन्स होते हैं, यूकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में। तो प्रोकैरियोट्स के केस में जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो ज़्यादातर होता है AUG, GUG भी हो सकता है और कभी कभी UUG भी हो सकता है। तो अगर ये हमारा mRNA है, ये 5 प्राइम, मैं कर देती हूँ डिलीट। ये अगर लेट सपोज mRNA है, ये उसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है। ये स्टार्ट कोडॉन का मतलब 5 प्राइम AUG 3 प्राइम भी हो सकता है, 5 प्राइम GUG भी हो सकता है एंड 5 प्राइम UUG भी हो सकता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में हमेशा 5 प्राइम AUG ही होता है। अब स्टार्ट कोडॉन का मतलब तो ये हो गया। अब स्टॉप कोडॉन क्या है? तो स्टॉप कोडॉन भी स्पेशल सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, जहाँ पे ट्रांसलेशन को ख़त्म होना ज़रूरी है और स्टार्ट से स्टार्ट होना ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्शन में याद कीजिए, ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स के केस में या यूकैरियोट्स के केस में ऐसा कोई स्पेशल सीक्वेंस नहीं था जो कि स्टॉप करेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। लेकिन ट्रांसलेशन में एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टॉप होता है। ठीक है, अब ये जो स्टार्ट कोडॉन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो पता चल गया कि प्रोकैरियोट्स के केस में AUG होता है, GUG होता है, UUG होता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और यूकैरियोट्स में AUG होता है, याद रखना। AUG, GUG, UUG प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में AUG। तो AUG, GUG, UUG, तो UG तो कॉमन है, खाली UG तो कॉमन है ना सब में। यहाँ पे A है, यहाँ पे G है, यहाँ पे U है, बस इतना ही। ये प्रोकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में AUG। अब इसी स्टार्ट कोडॉन की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट क्या है? ये वो पहला अमीनो एसिड पहले ही डिसाइड हो जाता है, हमें पहले ही पता चल जाता है। अगर mRNA में AUG है तो हमेशा पहला अमीनो एसिड होगा मिथ्योनिन। तो इस तरह से पहला अमीनो एसिड पता चल जाता है कि क्या होगा।
तो इट स्पेसिफाइज द फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पहला इंपॉर्टेंस है। सेकंड क्या है, ये स्टार्ट कोडॉन अगर कहीं पे आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से ORF स्टार्ट है। तो इट डिफाइंस द रीडिंग फ्रेम फॉर ऑल सब्सिक्वेंट कोडॉन्स। मतलब क्या है रीडिंग फ्रेम, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। अगर ये स्टार्ट कोडॉन है तो जो राइबोसोम है वही वो जगह बनाएगा जहाँ पे tRNA अमीनो एसिड्स को लेके आएगा। राइबोसोम एक एक करके क्या करेगा, लेट्स सपोज ये हमारा mRNA है, यहाँ पे राइबोसोम है, तो राइबोसोम क्या करेगा, सबसे पहले आके उसके बाइंडिंग साइट पे ऐसे बाइंड कर जाएगा। उसके बाद mRNA क्या होगा, ऐसे करके उसमें से ऐसे ऐसे करके mRNA मूव करेगा। राइबोसोम मूव नहीं करेगा, mRNA मूव करेगा उसमें से। और mRNA हमेशा 3 कोडॉन के हिसाब से मूव करेगा। सबसे पहले वो 3 कोडॉन राइबोसोम के पास रहेगा। जैसे वो 3 कोडॉन से अमीनो एसिड बन गया, सॉरी 3 कोडॉन बोल रही हूँ, 3 न्यूक्लियोटाइड या 1 कोडॉन, तो यहाँ पे देखो जैसे राइबोसोम यहाँ पे बाइंड किया, तो ये राइबोसोम जब बाइंड करेगा ये उसकी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा। एंड राइबोसोम सबसे पहले 3 न्यूक्लियोटाइड या फर्स्ट कोडॉन, लेट्स सपोज AUG है, उसको देखेगा एंड उस हिसाब से tRNA अमीनो एसिड लेके आएगा। जैसे अमीनो एसिड tRNA लेके आ गया कि mRNA फिर आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट कोडॉन के ऊपर राइबोसोम आएगा, फिर नेक्स्ट tRNA आएगा नेक्स्ट कोडॉन को देख के। तो इससे अगर स्टार्ट कोडॉन हमें पता है हमेशा कि प्रोकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है, तो उस हिसाब से राइबोसोम को ये पता चल गया कि अब उसको कैसे आगे मूव करना है। कैसे, AUG उसका फर्स्ट कोडॉन होगा, नेक्स्ट क्या होगा AAA, फिर क्या होगा GCA, AUU। तो इस तरह से एक रीडिंग फ्रेम सेट हो गया है। रीडिंग फ्रेम मतलब राइबोसोम तो ऑफकोर्स रीड ही कर रहा है ना, हम बोल सकते हैं ना कि राइबोसोम पढ़ के जा रहा है। प्रियंका बेटा ये वॉटसन से ही मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। गुरजीत हेलो बेटा, ये वॉटसन से पढ़ा रही हूँ प्रियंका, ठीक है। सो रीडिंग फ्रेम का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। रीडिंग फ्रेम का मतलब होता है राइबोसोम तो ऑफकोर्स रीड ही कर रहा है ना। AUG उसने पहले देखा, फिर AA देखा, फिर GCA देखा, AUU देखा, तो राइबोसोम एक एक करके कोडॉन्स को देख रहा है और उस हिसाब से tRNA को मैसेज जा रहा है, tRNA अपना अमीनो एसिड लेके आ रहा है। तो ऐसा बोलते हैं कि राइबोसोम रीड कर रहा है, इट इज़ रीडिंग द कोडॉन्स। तो यहाँ पे रीडिंग फ्रेम सेट हो गया फर्स्ट कोडॉन की वजह से। तो यहाँ पे फर्स्ट कोडॉन है हमारा AUG, नेक्स्ट है AAA, GCA, इस तरह से रीडिंग फ्रेम सेट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस आया है उस हिसाब से। ये स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है। लेट्स सपोज यहाँ देखिए, लेट्स सपोज जो स्टार्ट कोडॉन अगर नहीं होता तो राइबोसोम कहीं पे भी बाइंड कर जाता। लेट्स सपोज राइबोसोम UGA पे बाइंड कर गया। UGA एक टाइप का स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप कोडॉन के बारे में मैं अगर बता दूं, पहले बता ही देती हूँ। स्टॉप कोडॉन्स 3 तरह के होते हैं, UAA, UGA एंड UAG। ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। स्टार्ट कोडॉन अभी हमने देखा प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से हैं, AUG, GUG, UUG। यूकैरियोट्स में कौन है, AUG, एंड दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। तो ये इतना बातें आपको याद रखना होगा। यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब अगर स्टार्ट कोडॉन स्पेसिफाइड नहीं है, राइबोसोम लेट्स सपोज UGA को पहले रीड कर लिया, देखिए रीडिंग फ्रेम बदल गया। UGA तो स्टॉप कोडॉन है, वहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा। अगर उसने AAG को पहला कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन नहीं है, उसने AAG को पहली बार पढ़ा, तो आप देखिए रीडिंग फ्रेम कैसे बदल गया। AAG पहले है, फिर क्या है CAA, फिर क्या है UUU, UCG, लेकिन होना क्या चाहिए था AUG, AAA, GCA। देखिए पूरा ही रीडिंग फ्रेम बदला हुआ है यहाँ पे देखिए अलग था रीडिंग फ्रेम, यहाँ पे पूरा ही रीडिंग फ्रेम बदला हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, ये सीक्वेंस थे अमीनो एसिड्स के, देखिए यहाँ पे पूरा ही बदल गया है सीक्वेंस अमीनो एसिड्स का। एंड ट्रांसलेशन यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि इस रीडिंग फ्रेम की वजह से UGA वो एक साथ पढ़ लेगा। अगर UGA एक साथ ना पढ़ के लेट्स सपोज वो CUG उसने पढ़ा तो वो तो स्टॉप कोडॉन नहीं है, लेकिन अगर यही UGA वो पढ़ लेगा तो वो स्टॉप कोडॉन बन जाएगा। लेकिन यही UG पहले वो देख लेगा C के साथ में एंड A वो बाद में देखेगा AA के साथ में, तो स्टॉप कोडॉन नहीं बनेगा।
तो इस हिसाब से स्टार्ट कोडॉन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन स्पेसिफाइड नहीं होगा, पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। रीडिंग फ्रेम बदलने से गलत प्रोटीन्स बनने लग जाएंगे। सो द स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस प्रियंका, डेली क्लास होगी। कल नहीं हुई थी क्योंकि कल ऐप पे क्लासेस थी ना, इसलिए डेली 7 PM पे क्लास होगी। आया आप लोगों को समझ में रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या होता है? रीडिंग फ्रेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस ही डिस्टर्ब हो गया। देखिए यहाँ पे अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा एक, अगर नॉर्मल रहेगा। यहाँ देखिए कितना डिफेक्टिव बन रहा है। फिर यहाँ देखिए, लाइक सपोज उसने GAA पहले पढ़ लिया, यहाँ पे भी स्टार्ट कोडॉन स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये पहला कोडॉन है, ये सेकेंड AGC, AAU। इस हिसाब से देखिए स्टॉप कोडॉन यहाँ पे बना ही नहीं। आगे आप लोगों को समझ में, तो इसलिए स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड ये लिस्ट है, ये याद कर लेंगे आप लोग, ये याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। प्रोसीड करते हैं आगे। सो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, ठीक है। Thus by setting, once translation starts, however the reading frame is determined. Thus by setting the location of the first codon, the start codon determines the location of all the following codons. तो ये बात ध्यान रखेंगे कि स्टार्ट कोडॉन अगर है तो ही बाकी के कोडॉन्स का लोकेशन सही रहेगा एंड सही प्रोटीन बन पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉप कोडॉन की बात कर लेते हैं। तो स्टॉप कोडॉन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, UAG, UGA, UAA, और ये बताता है एंड ऑफ ORF, एंड इससे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बंद होता है, एंड इस हिसाब से ओपन रीडिंग फ्रेम का स्टार्ट और स्टॉप होता है। तो फर्स्ट कोडॉन हमेशा AUG होगा यूकैरियोट्स के केस में, लास्ट कोडॉन इनमें से कोई एक होगा। एंड ये बात याद रखना कि स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता है। UAG, UGA एंड UAA, ये तीनों के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है। जैसे राइबोसोम इनमें से किसी एक को पढ़ लेता है, वो tRNA को कोई मैसेज नहीं भेजता है, tRNA अमीनो एसिड लेके ही नहीं आता है, वहीं पे ही प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। मतलब प्रोटीन में अमीनो एसिड जो आ रहे हैं वो स्टॉप कोडॉन के पिछले वाले कोडॉन तक ही आएंगे। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मैम आप ऐप पे वाटर pH बफर स्टार्ट करिए प्लीज़। हाँ बेटा, वहाँ पे प्रोटीन खत्म होगा तो कुछ बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड ही स्टार्ट करूँगी। सो आई विल स्टार्ट, ठीक है। प्रोटीन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो ये आपको समझ में आया ना कि अगर स्टॉप कोडॉन आ गया UAG अगर आ गया तो उसके पहले वाले का तक का ही अमीनो एसिड होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि UGA आ गया हमारा स्टॉप कोडॉन, तो उसके पहले वाले का कोडॉन का अमीनो एसिड ही बनेगा, बिकॉज द स्टॉप कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स। एंड जितने भी कोडॉन्स हैं उनका एक लिस्ट है जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड जेनेटिक कोड में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि क्या कोडॉन होने से कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल ओपन रीडिंग फ्रेम के बारे में बात करना, ठीक है। तो mRNAs में एटलीस्ट एक ORF तो होता ही है। प्रोकैरियोट के केस में अलग बात है, एक से ज़्यादा ORF भी हो सकता है, आपको पता है, लेकिन एक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। प्रोकैरियोट में जितने भी mRNA हैं सब में एक से ज़्यादा ORF हो। एंड ORF एक से ज़्यादा अगर है प्रोकैरियोट के केस में, मतलब एक से ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है, एक से ज़्यादा प्रोटीन जो बन रहे हैं दे ऑल आर रिलेटेड। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आपको याद होगा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन सुना होगा आप लोगों ने, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? जब ऐसे सेट में बहुत सारे प्रोटीन्स बने और वो रिलेटेड काम करें और वो सब एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस के अंडर में हो। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या हो रहा था, एक ही mRNA से 5 प्रोटीन बन रहे थे, 1 2 3 4 5, और ये पांचों प्रोटीन्स क्या कर रहे थे, ट्रिप्टोफैन बनाने के उसके बायोसिंथेसिस पाथवे में एंजाइम की तरह काम कर रहे थे। वैसे लैक ओपेरॉन में एक ही mRNA से 3 प्रोटीन बन रहे थे, यानी 3 एंजाइम बन रहे थे, और ये तीनों एंजाइम क्या कर रहे थे, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर रहे थे। वैसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन बनाने में हेल्प करेंगे जो भी एंजाइम्स पाथवे में यूज होंगे, और ये एंजाइम्स 5 ORF से बनेंगे, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन यानी कि ट्रिप्टोफैन जो बायोसिंथेसिस पाथवे है उसमें जो एंजाइम्स की ज़रूरत है, वो एंजाइम्स जिन प्रोटीन से बनेंगे उन प्रोटीन का ट्रांसलेशन एक ही mRNA से होगा, और उस एक mRNA में 5 ORF होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अगर ORF एक से ज़्यादा है तो फिर एक से ज़्यादा अगर है तो वो ORF जो है वो रिलेटेड फंक्शन वाले प्रोटीन ही बनेंगे। प्रियंका, एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं लीव पे थी, ठीक है। चलिए
तो यूकैरियोटिक mRNA में एक ही ORF होता है। इसके बारे में भी हमने बात की है कि अगर एक ही ORF होगा तो क्या हो सकता है। यूकैरियोट के केस में एक mRNA है, उससे एक प्रोटीन बना, लेकिन ये प्रोटीन डायरेक्टली प्रोकैरियोट के केस में रुकिए एक सेकेंड यूकैरियोट्स के केस में एक ही ORF अगर है तो 5 प्राइम ये हो गया, 3 प्राइम ये mRNA है, यहाँ पे लेट्स सपोज स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तो ये जो mRNA है ये ट्रांसक्रिप्शन से बना है ना। तो ये mRNA में एक ही ORF है, मतलब एक ही प्रोटीन बनेगा। लेकिन ये जो mRNA बना वो किससे बना, प्री mRNA से। ये मैंने कल या परसों भी बात की थी, परसों। प्री mRNA से mRNA बनता है। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, DNA ट्रांसक्रिप्शन, प्री mRNA प्रोसेसिंग, mRNA यही प्रोसेस है ना। प्री mRNA को ही hnRNA भी कहते हैं, है ना। तो फिर DNA से प्री mRNA से mRNA, और प्री mRNA DNA से प्री mRNA ट्रांसक्रिप्शन की वजह से बनेगा। प्री mRNA या हेट्रोजीनियस RNA प्रोसेसिंग की वजह से mRNA में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये जो प्री mRNA है इसका जो प्रोसेसिंग होगा ना mRNA में, उस समय में ये देखा जाएगा, कोशिश ये की जाएगी कि एक प्री mRNA से एक से ज़्यादा mRNA बन जाए। ये हमने अभी ही बात की ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग करके। एक प्री mRNA है, लेट्स सपोज यहाँ पे है एक प्री mRNA है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इंट्रॉन एक्सॉन, ये मैंने अभी ही पिछले बार ही समझाया है, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख लेंगे। एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन, इसी को बोलते हैं ना प्री mRNA। अब ये स्प्लाइसिंग होके एक mRNA बनाएगा। तो यूकैरियोट्स के केस में ये कोशिश की जाती है कि एक ही प्री mRNA से एक से ज़्यादा mRNA बन जाए ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग करके। और फिर एक mRNA में एक ORF होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस प्री mRNA से लेट्स सपोज 3 mRNA बन गए, तो एक प्री mRNA से 3 प्रोटीन तो यहाँ पे भी बन ही गया यूकैरियोट के केस में। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है। रुकिए मैं डिटेल में आपको एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए, आई होप ये समझ में आ रहा है बात आपको। देखिए, एक प्री mRNA में बनाती हूँ, एक प्री mRNA में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 5 प्राइम एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, ठीक है, एंड फिर एक्सॉन, ठीक है। तो इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 एक्सॉन्स। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग में मैंने पढ़ा है आपको क्या होता है। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग में नॉर्मल स्प्लाइसिंग अगर होगी तो क्या होगा, सारे एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे। ध्यान देंगे इस बात पे। 1 2 3 4 चारों एक्सॉन जुड़ गए। नॉर्मल स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन को काट के हटाते हैं। इंट्रॉन क्या है, वो पोर्शन है प्री mRNA का जो कि ट्रांसक्रिप्शन होके आ गया है, लेकिन उससे कोई प्रोटीन नहीं बन सकता। सो यूकैरियोट्स के केस में ही ऐसा होता है कि जब DNA ट्रांसक्राइब होके प्री mRNA बनाता है ना, तो उस प्री mRNA में ऐसे भी कुछ सीक्वेंसेस रह जाते हैं जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसे काट के हटाना है। उन्हें कहते हैं इंट्रॉन या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो देखिए यहाँ पे इंट्रॉन्स को हटाएंगे बीच में से, ठीक है। इंट्रॉन को हटाया, नॉर्मल होने से स्प्लाइसिंग हो गई 1 2 3 4 नॉर्मल स्प्लाइसिंग। अब ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग का एक टर्म है जिसमें कि लेट्स सपोज स्प्लाइसिंग में देखो, नॉर्मल स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन को ऐसे कट किया, इसको कट करके हटा दिया, इसको कट करके हटा दिया, इसको कट करके हटा दिया, ये तो नॉर्मल है। अब ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग में यहाँ पे पहला कट करके यहाँ पे दूसरा कट अगर मैं कर दूंगी, तो अगर सेल ने कर दिया तो क्या होगा, 2 इंट्रॉन एक साथ चले जाएंगे एंड उसके साथ एक एक्सॉन भी चला जाएगा। अब जो एक्सॉन्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक कट करके मैं यहाँ पे एक कट कर दूँगी, तो 2 और 3 चला गया। तो अब मेरे पास एक्सॉन का लिस्ट क्या हुआ, 1 4। इससे देखें, एक ही प्री mRNA से मैंने जो प्रोसेसिंग कराया सेल ने, उससे उसने एक से ज़्यादा mRNA बना लिया, तो प्रॉब्लम तो यहाँ भी सॉल्व हो ही गई। वैसे ही प्रोकैरियोट के केस में एक ही mRNA में एक से ज़्यादा ORF होता है, बस। प्रोकैरियोट के केस में ये इंट्रॉन्स नहीं बनते हैं, यूकैरियोट के केस में ही बनता है। और यूकैरियोट के केस में इंट्रॉन बनने से देखिए कितना फ़ायदा है, क्योंकि यूकैरियोट के केस में एक mRNA में एक ही ORF होगा, तो एक mRNA से एक ही प्रोटीन बन पाएगा। तो क्यों ना वो mRNA ही एक से ज़्यादा बना दिया जाए।
तो प्री एमआरएनए से एक से ज़्यादा एमआरएनए बन जाएगा, हमेशा नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। एक प्री एमआरएनए से एक से ज़्यादा एमआरएनए, एक से ज़्यादा एमआरएनए एक प्री एमआरएनए से अगर बना तो ऑफकोर्स ज़्यादा प्रोटीन्स बन पाएंगे। एंड प्रोकैरियोट के केस में इंट्रॉन ही नहीं बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए से एक एमआरएनए। ये एमआरएनए में बहुत सारे ओआरएफ होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, हमेशा नहीं लेकिन होते हैं। एक से ज़्यादा एमआरएनए, एक से ज़्यादा रिलेटेड प्रोटीन बनेगा जिनके फंक्शन रिलेटेड होंगे, एक साथ ही एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में वो काम करेंगे। एग्जाम्पल हो गया ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, ये एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स के केस में। और प्रोकैरियोट्स के केस में अगर इंट्रॉन बनने लग जाएगा तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पहली बात तो प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, एक एरिया है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इससे ज़्यादा वहाँ पे कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। और वहाँ पे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, पूरा एमआरएनए कंप्लीट नहीं होता है तभी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट के केस में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिफ्रेंसिएशन है और न्यूक्लियस से एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आना ज़रूरी है, तो इसीलिए उसकी प्रोसेसिंग होनी ज़रूरी है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही उनका जेनेटिक मटेरियल है, एक ही सीसीसी डीएनए है, तो उस एक सीसीसी डीएनए से उनके सारे प्रोटीन्स को बनाना ज़रूरी है। तो अगर वो ऐसा काम करने लग जाएंगे कि उसमें इंट्रॉन दे देंगे, प्रोसेसिंग कराने लग जाएंगे, तब वो नहीं पाएगा, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, उनका सारा चीज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड एक ही जेनेटिक मटेरियल से उनका सारा प्रोटीन या सारा मेटाबॉलिक पाथवेज रेगुलेट होते हैं। ठीक है प्रियंका, अच्छा बेटा, अगर आप लोगे तो मैं रहूँगी उस टीम में, जैसे कि टीम बनती है, आपने ऐप में देखा होगा कि एक से ज़्यादा एडुकेटर, जैसे 3 एडुकेटर्स मोस्टली क्या करते हैं, पूरा एक चैप्टर को लेके आते हैं। जैसे कि सेल बायोलॉजी लेके आऊँगी मैं अगर, तो मेरे साथ कोई एक होगा या कोई और 2 होंगे जो आपको पोर्शंस पढ़ाएंगे, तो मैं कुछ पोर्शंस पढ़ाऊँगी, कोई और, तो सेल बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इस तरह से हम लोग पूरा डिज़ाइन करेंगे कि कैसे कोर्स को कंप्लीट करा जाए, और उस डिज़ाइन में मैं भी इंक्लूड रहूँगी एंड मैं भी आपका बहुत सारा पोर्शन कराऊँगी। ठीक है बेटा प्रियंका, ठीक है, आगे आप लोगों को इतना समझ में। तो यूकैरियोट्स के केस में मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए एंड प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। एंड ये बात आपको आई थिंक समझ में आ रही है कि प्री एमआरएनए से एक से ज़्यादा एमआरएनए बन जाता है यूकैरियोट्स के केस में। तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए फाउंड इन बैक्टीरिया ऑफन एनकोड प्रोटीन्स दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में रिवाइज करा देती हूँ, वैसे ज़रूरी तो नहीं है, मैंने पढ़ाया है पहले भी, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक प्रोकैरियोट का एमआरएनए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये पीपीपी क्यों है, ये ट्राइफॉस्फेट क्यों है। ओके प्रियंका, देखिए ये ट्राइफॉस्फेट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कल ही परसों हमने बात की थी कि जो एमआरएनए होता है उसका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज ए और जी एंड दैट इज़ ऑलवेज ट्राइफॉस्फेट। ये मैंने कल भी समझाया, परसों भी समझाया था। मतलब हमेशा जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा दैट विल बी एटीपी और जीटीपी, उसके बाद सारी नॉर्मल चीज़ें होंगी। मतलब अगर एमआरएनए है एक तो क्या होगा, शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट, आरएनए का ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ना। फिर उसके बाद फिर लगा देती हूँ शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट, इस तरह से। लेकिन जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, पहला न्यूक्लियोटाइड का सिर्फ यहाँ पे, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट लगा है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड पहला होगा उसमें 3 फॉस्फेट होंगे, मतलब वो एक ट्राइफॉस्फेट होगा। एंड उसके बाद सारे मोनोफॉस्फेट्स होंगे। तो देखिए लेट्स सपोज पहला न्यूक्लियोटाइड मैं यहाँ पे बना देती हूँ एडेनाइन, यहाँ पे 3 फॉस्फेट है ना। अब इसका OH फ्री है 3 प्राइम एंड का, ये अटैक करेगा किसी और ट्राइफॉस्फेट पे, क्योंकि आपको पता है साइटोप्लाज्म में सिर्फ ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं। तो लेट्स सपोज U है, ये एक ट्राइफॉस्फेट है। अब इसको मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, उसको ये यहाँ पे क्या है SN3P, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है एक SNP में। नेक्स्ट जो होगा न्यूक्लियोटाइड, इसको ये अटैक करेगा, यहाँ पे ये तोड़ देगा और इसको फिर आके यहाँ पे अटैच कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ SUP। ठीक है, अब फिर से इस शुगर का OH फ्री है, अब ये इसी तरह से और किसी ट्राइफॉस्फेट पे अटैक करके उसको यहाँ अटैच कर देगा SAP, लेट्स सपोज। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा।
तो जो पहला होगा वो एक ट्राइफॉस्फेट होगा, लेकिन उसके बाद सारे के सारे मोनोफॉस्फेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइमर नहीं यूज हो रहा है। आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर यूज नहीं करता है, डीएनए पॉलीमरेज यूज करता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्राइमर नहीं यूज हो रहा है, तो इसीलिए अगर सिंथेसिस करना है तो ऑफकोर्स फ्री OH चाहिए होगा अटैक करके एक ट्राइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करके अटैच करने के लिए। तो इसके लिए पहला जो होगा, अगर वो ट्राइफॉस्फेट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म में है क्या? खाली ट्राइफॉस्फेट्स है। इसीलिए जब आरएनए बनता है तो पहला ट्राइफॉस्फेट लाके लगा देता है आरएनए पॉलीमरेज, और उस ट्राइफॉस्फेट की वजह से बाकी मोनोफॉस्फेट्स आते जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और फिर हमारा mRNA बन जाता है। ठीक है प्रियंका, ही नहीं हो सकते लाइक आप भी नहीं। अच्छा प्रियंका, वैसा हाँ वैसा होगा, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन से आपको कोई एक चैप्टर मिल जाए, लेकिन बाकी चैप्टर्स में आपको जो सेटअप किया जाएगा ना उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, आइकॉनिक लेने से आपको आपकी पसंद का हो सकता है कोई गाइड मिले, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है यही है कि चैप्टर्स आपको, हर एक चैप्टर आपको दे दिया जाएगा कि इतने देर में कंप्लीट होना है। पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आपके साथ कि हाँ इतने दिन में ये कंप्लीट होना है, ये यूनिट ये टीचर्स पढ़ाएंगे, ये यूनिट ये टीचर्स, ये यूनिट ये टीचर्स, इस तरह से होगा प्रियंका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा ये ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, दिस इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक गैप है 3 to 9 बेसिस का, फिर ये स्टार्ट कोडॉन है विच इज़ AUG, फिर ये हमारा प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है या ORF, स्टार्ट स्टॉप, जो ORF की बात करेंगे ये स्टॉप हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एक गैप है, फिर यहाँ पे एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, फिर एक गैप होगा कुछ बेसिस का, फिर ये एक ORF है, फिर कुछ बेसिस का गैप है, फिर राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, फिर कुछ बेसिस का गैप है, फिर स्टार्ट, फिर स्टॉप, इस तरह से चलेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है इसके बारे में मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। दिस राइबोसोम बाइंडिंग साइट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड एज Shine-Dalgarno सीक्वेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। Shine-Dalgarno सीक्वेंस आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहीं होगा, रुकिए एक सेकंड, हाँ ये रहा। राइबोसोम जो mRNA होता है 5' राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये राइबोसोम जब बाइंड करेगा उसके लिए कोई एक साइट होना ज़रूरी है। राइबोसोम क्या है? उसमें भी तो RNA मॉलिक्यूल है। एक राइबोसोम में RNA होता है और प्रोटीन होता है ना, और हमारा mRNA क्या है? वो भी RNA है। सो mRNA और जो राइबोसोमल RNA राइबोसोम में प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में कहीं कॉम्प्लीमेंटारिटी रहती है, जिसकी वजह से उनके बीच में बेस पेयरिंग होगी और राइबोसोम आके mRNA के साथ बाइंड कर पाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है इसको एनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। देखिए 5', ये वाला 5', NNN मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे कुछ भी न्यूक्लियोटाइड होने वाला है। ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट का एग्जैक्ट सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है GGA-GG। ठीक है, उसके बाद फिर कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है 3 to 9 बेस पेयर में, इसलिए NNNN दिया हुआ है। फिर ये स्टार्ट कोडॉन AUG दिया हुआ है, उसके बाद फिर NNN करके 3' दे दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए ये है हमारा mRNA का सीक्वेंस। ठीक है, ये mRNA का सीक्वेंस है, उसमें जो इंपॉर्टेंस रखता है दैट इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट विच इज GGA-GG। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड करेगा एंड राइबोसोम में RNA है, तो ये राइबोसोम का RNA का स्ट्रिंग है। ये राइबोसोम जो आके बाइंड करने वाला है उसका RNA का सीक्वेंस यहाँ दिखाया गया है। कौन सा RNA? 16S राइबोसोमल RNA, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स बाइंड करते हैं उसका जो RNA का सीक्वेंस, राइबोसोमल RNA का सीक्वेंस जो यहाँ पे कंबाइन होगा दैट इज 16S राइबोसोमल RNA। इसके बारे में मैंने बता दिया है, कल फिर हम बात करने वाले हैं। तो 16S राइबोसोमल RNA जो है वो यहाँ पे बाइंड किया है, और देखिए कॉम्प्लीमेंटारिटी उनके बीच में है, GGA-GG एंड CC-UCC। ये 16S राइबोसोमल RNA का सीक्वेंस है, और वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन राइबोसोम बाइंडिंग साइट में होना ज़रूरी है, नहीं तो राइबोसोम बाइंड कैसे करेगा mRNA के साथ में। सो mRNA एंड राइबोसोमल RNA ऑफ राइबोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट इज 16S rRNA। तो वो जो बाइंड किया है वो
बाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंटारिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि राइबोसोम में आपको पता है 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल, और दोनों ही सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन बहुत सारे होते हैं, नंबर होता है 33, 43 इस तरह से, और राइबोसोमल आरएनए के टाइप्स हैं बहुत सारे। ये 16S क्यों है ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इस क्लास में भी हम बातें करेंगे इस बारे में। तो प्रोकैरियोट्स के केस में सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आता है। आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, जो राइबोसोम होता है उसका वो कौन से टाइप का राइबोसोम होता है, 70S। यूकैरियोट्स में क्या होता है, 80S। तो ये होता है 30S प्लस 40S। यहाँ पे क्या होता है, 40S प्लस 50S 60S। एक सेकेंड सॉरी गलत हो गया। प्रोकैरियोट्स के केस में एंड यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है 30S, यहाँ पे होता है 40S, यहाँ पे 40S, यहाँ पे होता है 50S। तो इस तरह से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का राइबोसोम्स होते हैं। तो जो स्मॉल सब यूनिट होता है प्रोकैरियोट का वो पहले आके बाइंड करता है, एंड जो स्मॉल सब यूनिट होता है प्रोकैरियोट्स का उसमें जो राइबोसोमल आरएनए है दैट इज 16S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 16S राइबोसोमल आरएनए। तो ये 16S राइबोसोमल आरएनए, 16S क्यों कैसे मैं बता चुकी हूँ, फिर भी कल बता दूंगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटारिटी होना ज़रूरी है राइबोसोम बाइंडिंग साइट में। कॉम्प्लीमेंटारिटी होगा तो ही बेस पेयरिंग होगी, और यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा। जैसे बाइंड करेगा उसके बाद वो स्टार्ट से स्टॉप इस तरह से करेगा। प्रोकैरियोट्स के केस में आप देखेंगे बीच बीच में भी राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, क्योंकि यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे स्टॉप के साथ में राइबोसोम्स उतर जाएंगे, टीआरएनए सब कुछ चला जाएगा, फिर नया तरह से रिक्रूटमेंट होगा, सारा नया बाइंड करेगा, इसलिए नया राइबोसोम बाइंडिंग साइट, नया स्टार्ट कोडॉन, नया स्टॉप कोडॉन, इस तरह से कहानी चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है दिस इज कॉल्ड एज शाइन डालगार्नो सीक्वेंस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट के केस में देख लेते हैं, 5 प्राइम कैप होता है, टेल होता है, ये सब आपको पता है, ये स्टार्ट सीक्वेंस, ये स्टॉप सीक्वेंस, एंड यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइबोसोम्स बाइंड करेंगे, लेकिन उसका सीक्वेंस अलग है, हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, द राइबोसोम बाइंडिंग साइट इज टिपिकली लोकेटेड 3 to 9 base pairs on the 5 prime site of the start codon and is complementary to a sequence near the 3 prime end of one of the ribosomal RNA component that is 16S rRNA। तो ये 16S rRNA का देखिए यहाँ पे 3 प्राइम एंड का रीजन कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बात याद रखना कि 3 प्राइम एंड का रीजन कॉम्प्लीमेंट्री है राइबोसोम बाइंडिंग साइट से। राइबोसोम का और राइबोसोम बाइंडिंग साइट mRNA का पार्ट है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बाइंड करेंगे, एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट के बाद में 3 to 9 बेसिस का एक गैप है, फिर स्टार्ट कोडॉन है, फिर स्टॉप कोडॉन है, इस तरह से ये कहानी चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात है कि द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी, मतलब जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है एंड राइबोसोम होगा, एंड हाँ राइबोसोम का क्या आरएनए, राइबोसोमल आरएनए किसके किसके बीच में कॉम्प्लीमेंटारिटी होगी, mRNA का राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ठीक है, एंड राइबोसोम का राइबोसोमल आरएनए, इसका 3 प्राइम एंड में वो सीक्वेंस होगा जो कि इसके राइबोसोम बाइंडिंग साइट के रीजन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये दोनों के बीच में जो कॉम्प्लीमेंटारिटी है वो जितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो हाई कॉम्प्लीमेंटारिटी, ठीक है, एंड प्रॉपर स्पेसिंग प्रमोट एक्टिव ट्रांसलेशन, मतलब जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो स्टार्ट कोडॉन से कितने दूरी में है या कितने पास में है, पहला पॉइंट हुआ, एंड दूसरा जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है और जो राइबोसोम का राइबोसोमल आरएनए है उन दोनों के बीच में कितना कॉम्प्लीमेंटारिटी है। ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो ही अच्छा ट्रांसलेशन होगा, नहीं तो फिर ट्रांसलेशन का लेवल इतना अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर एज लिमिटेड कॉम्प्लीमेंटारिटी एंड पुअर स्पेसिंग जनरली सपोर्ट लोअर लेवल्स ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कॉपी बनते जाएंगे, बहुत अच्छे से होगा, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, बस इतना ही, ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को। तो हाई कॉम्प्लीमेंटारिटी बिटवीन राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑफ mRNA and 3 prime end of
high complementarity between ribosome binding site of mRNA and ribosomal RNA 3' end of ribosome, and proper spacing between ribosome binding site and start codon. These two things lead to better translation. क्या क्या मैंने बोला? सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर या हाई कॉम्प्लीमेंटारिटी बिटवीन राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑफ mRNA and 3' end of ribosomal RNA of ribosome, and proper spacing between ribosome binding site and start codon lead to better translation. ठीक है, यही दोनों चीज़ें ध्यान रखना. अब उसके बाद में अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, प्रॉब्लम क्या डेवलप कर सकती है, तो इतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं होगा. लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है बहुत सारे केसेस में कि जो यहाँ पे देख सकते हैं, सम प्रोकैरियोटिक ORF लैक ए स्ट्रॉन्ग राइबोसोम बाइंडिंग साइट. फिर भी ऐसा देखा गया है बहुत सारी जगहों पर राइबोसोम बाइंडिंग साइट एंड राइबोसोमल RNA के बीच में इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं है, फिर भी उनका ट्रांसलेशन ठीक ठाक हो रहा है. ये कैसे होता है? क्योंकि अगर पहला राइबोसोम बाइंडिंग साइट, एक सेकेंड अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, क्योंकि पहला राइबोसोम बाइंडिंग साइट एंड राइबोसोमल RNA के बीच में अच्छी कॉम्प्लीमेंटारिटी अगर है, फिर यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है, फिर यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, और अगर उसी के बगल वाला राइबोसोम बाइंडिंग साइट इतना अच्छा नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो है ना, यहाँ से तो स्टार्ट हो गया है प्रोसेस. तो यहाँ पे अगर ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट उतना अच्छा ना भी हो तो भी चल जाएगा. तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, इन दीज केसेस द स्टार्ट कोडॉन ऑफ द डाउनस्ट्रीम ORF, ये हमारा अपस्ट्रीम ORF है, स्टार्ट से स्टॉप ये अपस्ट्रीम ORF है. नेक्स्ट यहाँ पे होगा स्टार्ट स्टॉप, ये डाउनस्ट्रीम ORF है. तो इन सच केसेस द स्टार्ट कोडॉन ऑफ द डाउनस्ट्रीम ORF often overlaps the 3' end of the upstream ORF. इसका अपस्ट्रीम ORF का नीचे वाला डाउनस्ट्रीम ORF ज़्यादातर ओवरलैपिंग होते हैं. ज़्यादातर उसमें सीक्वेंस होता है AUGA 3'. मतलब जो पहला वाला ORF है उसका मैं यहाँ पे बनाती हूँ स्टार्ट कोडॉन, मतलब लेट्स सपोज AUG बीच में ये चल रहा है, और यहाँ पे AUGA, लेट्स सपोज ये है. तो ये हो गया 5' एंड ये हो गया 3'. तो पिछले वाले ORF का UGA यहाँ पे देखिए तो स्टॉप कोडॉन है. देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से अच्छे से बनाती हूँ. देखिए ये क्या बात कर रहे हैं, अगर RB राइबोसोम बाइंडिंग साइट और राइबोसोमल RNA या राइबोसोम बाइंडिंग साइट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छा ट्रांसलेशन नहीं होगा. लेकिन ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में कि राइबोसोम बाइंडिंग साइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी अच्छा ट्रांसलेशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि उस केस में एक ही mRNA में ORF जो होंगे वो ओवरलैपिंग होंगे. कैसे? यहाँ पे देखिए डायग्राम में बना देती हूँ. 5' AUG स्टार्ट कोडॉन, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है AUGA, ठीक है. ये हो गया पिछला वाला ORF. कैसे? ये स्टार्ट है, यहाँ पे देखिए तो स्टॉप क्या है, UGA डन. ये हो गया पुराना वाला ORF. नया वाला ORF का स्टार्ट कोडॉन ये बन जाएगा. आई होप समझ में आ रहा है. तो ये हो गया नए वाले का स्टार्ट, पुराने वाले का ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है. तो AUG हो गया स्टार्ट कोडॉन नए वाले का, फिर कहीं पे स्टॉप होगा. पुराने वाले का ये स्टार्ट है एंड ये स्टॉप है. होगी ना ओवरलैपिंग. इस वजह से अगर राइबोसोम बाइंडिंग साइट इतना अच्छा नहीं भी है देन ऑल्सो ट्रांसलेशन अच्छा होगा. ठीक है. तो thus a ribosome that has just completed translating the upstream ORF is positioned to begin translating from the start codon from the downstream ORF. इस केस में यहाँ पे जो बाइंड किया होगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट में, यहाँ पे जो राइबोसोम बाइंड किया होगा यही राइबोसोम आगे बढ़ेगा. जैसे उसको UGA मिलेगा वो पुराना वाला बंद कर देगा, लेकिन उसको फिर ही तुरंत ही AUG भी मिल जाएगा और वो नए वाले के लिए स्टार्ट कर देगा. तो उसे फिर नए वाले ORF के राइबोसोम बाइंडिंग साइट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता.
तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ORFs। आई होप समझ में आ रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल कपलिंग। ठीक है, और इस केस में इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिचुएशन ट्रांसलेशन ऑफ द डाउनस्ट्रीम ORF रिक्वायर्स ट्रांसलेशन ऑफ द अपस्ट्रीम ORF। अगर डाउनस्ट्रीम को करना है तो अपस्ट्रीम होना जरूरी है, अगर अपस्ट्रीम नहीं करेंगे तो डाउनस्ट्रीम का कभी भी ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इंडीड विथ टू ट्रांसलेशनली कपल्ड जीन्स ए म्यूटेशन, और अगर म्यूटेशन हो गया, लेट्स सपोज यहाँ पे म्यूटेशन हो गया ये फर्स्ट वाले ORF में, और यहाँ पे UAG बीच में ही आ गया, पहले नहीं था, लेट्स सपोज पहले था AAG, लेट्स सपोज पहले था AAG, किसी म्यूटेशन की वजह से वो कन्वर्ट हो गया, A कन्वर्ट हो गया U में, और बीच में ही उस ORF के UAG आ गया, ये A कन्वर्ट हो गया U में और बीच में ही UAG आ गया, तो यहाँ पे ही ट्रांसलेशन रुक जाएगा। देखिए, क्योंकि UAG प्रीमेच्योरली आ गया है, यहाँ पे UGA से टकराने से पहले ही वो UAG से टकरा गया, जो कि एक टाइप का स्टॉप कोडॉन है, यहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा, राइबोसोम इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो नेक्स्ट वाला प्रोटीन भी नहीं बनेगा। इसलिए जिसमें ORF ओवरलैपिंग है उसमें पहले वाले का ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है, दूसरे वाले के लिए होना। आई होप ये समझ में आ रहा है, आई होप ये क्लियर है। रुकिए मैं फिर से एक बार बताती हूँ। पहले वाले ORF को मैं ड्रॉ करती हूँ 5 प्राइम। ओके, 5 प्राइम राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जिसको शाइन डालगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये गैप है, फिर ये स्टार्ट कोडॉन AUGA, उसके बाद UAG। लेट्स सपोज यहाँ पे पहला ORF यहाँ से लेके यहाँ तक ये है स्टॉप कोडॉन। ठीक है, पहला ORF, पहला प्रोटीन बन गया। अब सेकेंड ORF का स्टार्ट कोडॉन यहाँ है AUG, सेकेंड वाला प्रोटीन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो नहीं है, ये तो स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये वाला पोर्शन प्रोटीन में नहीं बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो फर्स्ट वाला प्रोटीन यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन कपलिंग। आई होप समझ में आ रहा है। इसको को ट्रांसलेशन वर्ड से कंफ्यूज मत होना। एक और वर्ड है को ट्रांसलेशन, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार आज तक बात की है। को ट्रांसलेशन क्या है? प्रोकैरियोट्स के केस में को ट्रांसलेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, तो ये DNA है, RNA पॉलीमरेज, RNA बन रहा है, उसी टाइम में ही तुरंत ही राइबोसोम बाइंड कर गया और प्रोटीन बनने लग गया। दिस इज को ट्रांसलेशन। और यहाँ पे ट्रांसलेशन कपलिंग हो रही है। कहाँ गया वो वर्ड, कहाँ गया? छोड़े, मुझे मिल नहीं रहा है। दैट इज ट्रांसलेशन कपलिंग। सो ट्रांसलेशन ये मिल गया। हाँ, ट्रांसलेशन कपलिंग को को ट्रांसलेशन से कंफ्यूज मत होना। एंड ये दोनों चीज़ें ही प्रोकैरियोट्स के केस में होती है। आई होप आई हैव मेड द थिंग्स क्लियर। ट्रांसलेशन कपलिंग में अपस्ट्रीम ORF डाउनस्ट्रीम ORF का दोनों का ही ओवरलैपिंग रीजन्स आ जाता है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया है 5 प्राइम AUG A3'। आई होप मैंने क्लियर कर दिया ये चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, तो यूकैरियोट्स के केस में 5 प्राइम का कैप ज़रूरी है, जैसा कि हमने बात कर चुके हैं कि कैपिंग ज़रूरी होती है। और 5 प्राइम कैप है क्या, तो मिथाइलेटेड गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। कैपिंग के बारे में आप मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ लेंगे। तो कैपिंग प्रोकैरियोट्स के केस में तो कैपिंग टेलिंग कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में जब भी राइबोसोम बाइंड करता है वो हमेशा कैप को पहले पहचानने की कोशिश करता है, तो कैपिंग बहुत ज़रूरी है। और 5 प्राइम के एंड में जो कैप होता है दैट इज़ मिथाइलेटेड गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड, और ये 5 प्राइम से 5 प्राइम लिंकेज के थ्रू ऐड होता है। ये सब मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। और ये 3 स्टेप में होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये कैप बनने के बाद ही जो राइबोसोम है वो आके बाइंड करता है। अगर कैप नहीं होगा तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट में बाइंड नहीं करेगा। राइबोसोम बाइंड करता है, फिर वो स्कैनिंग करके जाता है, AUG जैसे मिलता है कि वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। फिर यूकैरियोट के केस में क्या है, तो यूकैरियोट के केस में जैसे कि प्रोकैरियोट के केस में हमने शाइन डालगार्नो सीक्वेंस देखा था,
विच इज़ द अदर नेम ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग साइट। वैसे यूकैरियोट के केस में एक सीक्वेंस होता है, उसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस, विच इज वन फीचर इज द प्रेजेंस इन सम mRNA, किसी किसी mRNA में होता है, ऑफ ए प्यूरिन 3 बेसेस अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडॉन। मतलब स्टार्ट कोडॉन तो हो गया 5 प्राइम AUG, ठीक है, इसके अपस्ट्रीम यानी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, तो 5 प्राइम AUG के इस एरिया में। जिस तरह से प्रोकैरियोट के केस में भी तो वही हुआ था ना, AUG एक गैप, फिर ना राइबोसोम बाइंडिंग साइट था जिसको हम बोलते हैं शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस। वैसे ही यहाँ पे एक सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस, और ये भी AUG के ऊपर होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। वन फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ ए प्यूरिन 3 बेसेस अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडॉन एंड ए ग्वानाइन इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे देखिए 5 प्राइम 3 बेसेस किसके, प्यूरिन के। देखिए यहाँ पे AUG ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टार्ट कोडॉन। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, एक बार आ चुका है कोजैक सीक्वेंस, रुकिए इसको खाली ध्यान दीजिए। ये देखिए ये स्टार्ट कोडॉन है AUG, ये सराउंडेड होता है 2 चीज़ों से, G at 3 प्राइम, ठीक है, एंड ANN का मतलब होता है कोई भी प्यूरिन मॉलिक्यूल होगा, एडेनाइन भी एक प्यूरिन मॉलिक्यूल है। सो 5 प्राइम 3 प्यूरिन का मॉलिक्यूल, फिर हमारा आएगा स्टार्ट कोडॉन, फिर एक G। तो स्टार्ट कोडॉन को सराउंड करता है कोजैक सीक्वेंस, ठीक है। अपस्ट्रीम में है 3 प्यूरिन का सीक्वेंस एंड इमीडिएटली 3 प्राइम एंड या डाउनस्ट्रीम में है एक ग्वानाइन, ठीक है। प्रोकैरियोट के केस में AUG एक गैप, फिर आएगा शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस। यहाँ पे AUG अपस्ट्रीम में 3 प्यूरिन, डाउनस्ट्रीम में एक G। आई होप क्लियर हो गया कोजैक सीक्वेंस एंड शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस। एक बार और बात कर लेते हैं इसके बारे में पीछे वाली डायग्राम के बेसिस पे। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस और कोजैक सीक्वेंस ध्यान देंगे, पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो RBS है ना, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, दिस इज अवर शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस शुड बी कॉम्प्लीमेंटरी, शुड हैव अ कॉम्प्लीमेंटैरिटी रीजन। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस का ये सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें ये छोटा सा रीजन है GGA-GG, ये कॉम्प्लीमेंट्री होना ज़रूरी है किसके साथ में, राइबोसोम के साथ में, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा। राइबोसोम के किस पोर्शन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होना ज़रूरी है, 16S राइबोसोमल RNA इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में स्मॉल सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का, दैट कंटेन्स 16S राइबोसोमल RNA। डन। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस में एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोजैक सीक्वेंस कहाँ है। कोजैक सीक्वेंस कहाँ होगा, AUG के ऊपर और नीचे, यहाँ पे G होगा और यहाँ पे होगा ANN। तो AUG को सराउंड करेगा, यहाँ पे G एंड यहाँ पे 3 प्यूरिन। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। 5 प्राइम ANN, ये NN कुछ भी हो सकता है, प्यूरिन क्या क्या है, प्यूरिन A और G ही तो होते हैं। तो A है, यहाँ पे NN की जगह पे A भी हो सकता है, G भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर हमारा आएगा स्टार्ट कोडॉन, फिर एक G आएगा, फिर बाकी चीज़ें फॉलो करेंगे। तो इसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। हाँ चला गया, ये रहा। ये किसकी वजह से आया है, मैरलिन कोजैक की वजह से, और इसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंसेस, ठीक है। मेनी यूकैरियोटिक mRNAs, इसमें सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, और इसके होने की वजह से ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छे से होता है, ठीक है। और इन कॉन्ट्रास्ट टू द सिचुएशन इन प्रोकैरियोट्स, दीज बेसेस आर थॉट टू इंटरैक्ट विद इनिशिएटेड tRNAs। ये बात ध्यान रखेंगे। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस कहाँ पे किसका पार्ट है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट को कहते हैं प्रोकैरियोट के केस में। ये करता क्या है, ये राइबोसोमल RNA ऑफ राइबोसोम के साथ इंटरैक्ट करता है। ऐसे ही एक स्पेशल सीक्वेंस है यूकैरियोट के केस में जिसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। वो क्या करता है, it interacts with initiated tRNA. Initiated tRNA is the first tRNA molecule which comes with methionine as the amino acid. क्योंकि पहला कोडॉन क्या है, AUG है, तो पहला अमीनो एसिड जो इनिशिएटेड tRNA लाएगा वो क्या होगा, मिथियोनिन होगा। तो AUG के लिए मिथियोनिन अमीनो एसिड होता है। AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन। ये कैसे होता है, क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कैसे पता चलता है कि किस अमीनो एसिड को आना है, किस कोडॉन की वजह से, किस कोडॉन की वजह से कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये धीरे धीरे पता चलेगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया है आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यूकैरियोट के केस में जितना कैप ज़रूरी है उतना टेल भी ज़रूरी है, तो टेल होना ज़रूरी है। डिस्पाइट अगर टेल नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इन एडिशन टू द रोल्स इन ट्रांसलेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड मॉडिफिकेशंस। हाँ, यूकैरियोट के केस में ये 5 प्राइम में जो कैप है, 3 प्राइम में जो टेल है, ये ट्रांसलेशन करने के अलावा यूकैरियोटिक एमआरएनए को रैपिड डिग्रेडेशन से भी बचाता है। कैपिंग, टेलिंग वगैरह सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, आई होप सब क्लियर है। तो पॉली ए टेल होने से क्या फ़ायदा है? ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर्स, मतलब ट्रांसलेशन के लिए सिर्फ जो चीज़ें मैंने बात की वो ज़रूरी नहीं है, इनिशिएशन फैक्टर्स ज़रूरी है, इलॉन्गेशन फैक्टर्स ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, धीरे धीरे सब पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट इट्स लोकेशन एट द 3 प्राइम एंड, किसका? टेल का। द पॉली ए टेल एनहांसेस द लेवल्स ऑफ ट्रांसलेशन बाय एनहांसिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ की ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर्स। तो इनिशिएशन फैक्टर्स को भी लोकेट करने में टेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल आइडिया आप लोगों को आ गया होगा आई थिंक ट्रांसलेशन का। मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज़ एमआरएनए रिलेटेड कंप्लीट कर दिया है। राइबोसोम और टीआरएनए, एमआरएनए अगर हुआ है तो फिर हमें 4 चीज़ों के बारे में जानना है ना, एमआरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए एंड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, जो कि टीआरएनए को अमीनो एसिड के साथ में कपल करेगा। ये चारों चीज़ों के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एंटर कर जाएंगे प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन, फिर इलॉन्गेशन इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन का, फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, सेम फिर यूकैरियोट में इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। आई थिंक ये 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ डिटेल में। अगर ज़्यादा क्लासेस लूँगी तो जल्दी ख़त्म होगा। देन हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रिपेयर, देन रिकॉम्बिनेशन, देन हम एंटर करेंगे किसी और चीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। आप लोगों को क्या पसंद आएगा इसके बाद वो देखेंगे। एंड ऐप पे कल क्लास होगी प्रोटीन की, तो कल आप लोग ऐप पे आ जाएंगे। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है ऐप, मेरा कोड यूज़ करना है, और वहाँ पे मैंने एनिमल बिहेवियर के 4 टॉपिक्स, आई थिंक 5 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ही आप एनिमल बिहेवियर के उन टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। एंड प्रैक्टिस के लिए भी ऐप ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे आपको पोल के फॉर्म में हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। मेरा कोड है शेल K10, वो यूज़ करेंगे तो ही मेरे क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, तो ही मेरे वीडियोस या मेरे नोटिफिकेशंस जो भी है आपको मिलते रहेंगे। कल एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसमें UGC नेट, CSI नेट, बार्क, ICMR, गेट, सेट, DBT, इन 7 चीज़ों के डिफरेंसेस, इनके फेलोशिप और आपको किसको प्रिफर करना चाहिए MSc के टाइम में या MSc के बाद में, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग।